नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। अनअकैडमी के साथ आप राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों को फाइट कर सकते हैं। मैं लीलाधर प्रजापत एमए नेट हिस्ट्री से, और मुझे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पढ़ाते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। और राजस्थान के आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इनका अध्यापन कार्य करवाता हूं। अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम हैं उन कंपटीशन एग्जामों को फाइट कर सकते हैं। तो कैसे अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करना है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले अपने को अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वह इंस्टॉल करना है, और उसके पश्चात इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप पर प्रतिदिन लाइव क्लासेज है वो प्राप्त होगी। और इसके अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। इसके साथ एजुकेटर के साथ है वो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो पॉल्स वगैरह का सिस्टम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा लाइव टेस्ट क्यूज है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कोर्स है वह भी मिलेंगे, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं वह अनअकैडमी के साथ आपको मिलेगी। देखिए, अनअकैडमी के 12 महीने का जो चार्ज है वो 7,000 रुपये है। और अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपके 12 महीने के लगेंगे 6300 रुपये, अर्थात 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, 10% ऑफ होगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप पूरे साल के अलावा अगर 24 महीने यानी 2 वर्ष, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में क्या है काफी समय लगता है, और 2 वर्ष के लिए जुड़ते हो तो उसका जो चार्ज है वह है 8,400 रुपये है 2 वर्ष का, मात्र 8,400 रुपये 2 वर्ष का चार्ज है। और अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करते हो तो आपको देने होंगे मात्र 7,560 रुपये, 7,560 रुपये, यानी 10% का आपको डिस्काउंट है वो प्राप्त होगा। अब अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, अपने इससे पहले की क्लास में राजस्थान के सभ्यता स्थल पढ़े थे, और आज अपन है वो राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यता स्थल है इसका सेकंड पार्ट है, उसका अध्ययन करेंगे। आज लेकर आया हूं मैं सेकंड पार्ट। यानी अपन ने इससे पीछे की जो क्लास है उसमें बेराट जो सभ्यता स्थल है, बेराट सभ्यता स्थल तक का अध्ययन किया था, और उसके बाद के राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यता स्थल है उन प्रमुख सभ्यता स्थलों का अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास में अपन राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यता स्थल है उन प्रमुख सभ्यता स्थलों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बेराट सभ्यता स्थल तक अपन ने अध्ययन किया था, और बेराट सभ्यता स्थल है इसके बाद में जो सभ्यता स्थल है राजस्थान का वह है बागोर सभ्यता स्थल। ये बागोर सभ्यता स्थल है, यह है भीलवाड़ा के अंदर जो कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और बागोर सभ्यता स्थल है, इसकी खोज सन 1952-53 ईस्वी के अंदर वीरेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर लेस्निक द्वारा की गई। यानी इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है वीरेंद्रनाथ मिश्र, और डॉक्टर लेस्निक जो है यह है बागोर सभ्यता स्थल के खोजकर्ता है। बागोर की सबसे खास बात यह है कि बागोर है यह एक मध्य पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। कौन से युग में आता है? अपने राजस्थान के प्राचीनतम सभ्यता स्थलों में से एक है बागोर सभ्यता स्थल, और ये क्या है? पाषाण युग का है, मध्य पाषाण युग का।
और सबसे देखिए बड़ी बात यह है कि बागोर से हमें 5000 वर्ष प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यानी आज से 5000 वर्ष पुराने कृषि और पशुपालन के अवशेष है, इसके प्रमाण है, वो बागोर से प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि बागोर जो सभ्यता स्थल है, इस बागोर सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का घराना कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से कि कौन से सभ्यता स्थल को आदिम संस्कृति का घराना कहा जाता है। कौन से सभ्यता स्थल को? जो बागोर सभ्यता स्थल है, इस बागोर सभ्यता स्थल को कहा जाता है आदिम संस्कृति का घराना। इसके अलावा इसे बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को महासतियों का टीला कहा गया है? तो बागोर जो सभ्यता स्थल है, इसको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो बागोर सभ्यता स्थल है, यहां से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है उसको देखते हैं। बागोर जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। देखो मानव है, वो पहले अपन कहते हैं कि भाई मानव बंदर से बना है मनुष्य, और इसने धीरे धीरे क्या है, विकास किया है। सबसे पहले मानव ने शिकार करना सीखा, उसके बाद मानव ने पशुपालन का कार्य करना सीखा, और उसके उपरांत मानव के द्वारा कृषि कार्य है वो सीखा गया। यानी मानव के विकास की ये तीन अवस्थाएं हैं। और बागोर जो सभ्यता स्थल है, बागोर सभ्यता स्थल से हमें मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, और पाषाण काल में भी ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। तो यहां से हमें चमड़ा काटने के, चमड़ा छीलने के, चमड़ा सीलने के, शिकार के पाषाण आयुध है वो प्राप्त होते हैं। पाषाण आयुध का मतलब हो गया, आयुध का तात्पर्य क्या हो गया? आयुध से मतलब हो गया औजार। जो बागोर सभ्यता स्थल है, यहां से हमें पाषाण काल के ये औजार जो है वह प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और यहां से 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण युग में इतने विस्तृत स्तर पर खेती का कार्य, कृषि का कार्य किया जाता था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके अलावा यहाँ से बागोर से पशुपालन के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यानी पाषाण युग में ये बड़ा महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, जहां से हमें इतनी विस्तृत अवस्था में, उच्च अवस्था में है, वह है कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और यही कारण है, देखिए कृषि के इतने पुराने प्रमाण, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण है, वह हमें बागोर से प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से बागोर को क्या कहा जाता है, ये याद रखना, आदिम संस्कृति का घराना कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। बागोर के बाद में जो सभ्यता स्थल है वो है बालाथल सभ्यता स्थल। बालाथल जो सभ्यता स्थल है, यह कहां पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी जो है, इस आयड़ नदी के किनारे स्थित है ये बालाथल सभ्यता स्थल। ठीक है ना। वल्लभ नगर उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे स्थित है बालाथल सभ्यता स्थल। और इसकी जो खोज है, बालाथल सभ्यता स्थल की खोज है 1993-94 ईस्वी के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई। बालाथल सभ्यता स्थल की खोज किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। ठीक है, अभी जैसे अपन ने बागोर सभ्यता स्थल पढ़ा था, तो बागोर में भी नाम आया था वीरेंद्र नाथ मिश्र का, और बालाथल जो सभ्यता स्थल है इसमें भी नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र का। ठीक है, बालाथल जो सभ्यता स्थल है वो कौन से युग में आता है? ताम्र पाषाण युग में आता है। बागोर कौन से युग का था? बागोर मध्य पाषाण युग का था। और बालाथल जो सभ्यता स्थल है वह ताम्र पाषाण युग
का सभ्यता स्थल है। यानी ताम्र पाषाण युगीन का मतलब क्या हो गया, इसके टाइम पीरियड में यानी इसके समय में जो पाषाण है यानी पत्थर के जो औजार रहे वो तो बनाए जाते थे, परंतु पत्थर के साथ साथ इस टाइम पीरियड में किसका प्रयोग किया जाता था, पत्थर के साथ साथ है वह तांबे का प्रयोग भी किया जाता था। पत्थर के साथ ताम्र सामग्री है उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है और यहां से हमें 4000 वर्ष प्राचीन 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यानी ये जो प्रमाण है वो लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। उसके बाद में भी इसका जो क्रमशः विकास होता गया ना, तो उसमें आगे वाली जो सभ्यता स्थल है उनके भी प्रमाण मिले। यानी बालाथल मूल रूप से तो ताम्र पाषाण युग का है, परंतु ताम्र पाषाण युग है इसके बाद के जो सभ्यता स्थल है यानी उसके बाद की जो संस्कृतियां हैं उसकी बाद की संस्कृतियों के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं, यानी लोह युग तक। यहां से हमें प्राचीन कंकाल के प्रमाण मिले हैं और इस कंकालों में जब इसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो कुष्ठ रोग के प्रमाण है वह प्राप्त हुए और भारत में कुष्ठ रोग के प्रथम प्रमाण जो है वह बालाथल सभ्यता स्थल से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बालाथल से योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। ये योग्य नहीं है, ये क्या है, योग है, ठीक है ना। तो ये टाइपिंग के अंदर योग्य नाम लिख गया, यह है योग। योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण है वो भी बालाथल से प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति है उसका समाधान इस प्रकार से योग मुद्रा में कर दिया जाता। अब भैया कोई बैठा है योगी अवस्था में और उसका क्या है, इसी प्रकार से ये देखो समाधान कर दिया गया, ठीक है ना। तो योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण है वो यहां से बालाथल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न बनता है किस सभ्यता स्थल से योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं, बालाथल सभ्यता स्थल से। इसके अलावा बालाथल से ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं और सबसे खास बात देखो इन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति है वो अंकित थी। यानी हाथी और चंद्रमा की आकृति वाले ताम्र सिक्के हैं वो बालाथल से मिले हैं। इसके अलावा बालाथल से हमें 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त होती है। अभी आप कहोगे कि भाई ये तो जब ताम्र पाषाण युगीन है तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता स्थल से लोहे की सामग्री के प्रमाण कैसे मिले। मैंने आपको बताया था बालाथल है तो ताम्र पाषाण युग का, परंतु यहां से इसके बाद की सभ्यताओं के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। तो यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है, पत्थर की औंखली है वो भी प्राप्त होती है। इसके अलावा मिट्टी की जो मरण मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त होती है। इसके अलावा बालाथल से दुर्ग युक्त भवन है उसकी भी प्राप्ति होती है और एक 11 कमरों वाला भवन है वो भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बालाथल सभ्यता स्थल से सांड व कुत्ते की मरण मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त होती है। सांड और कुत्ते की मरण मूर्तियां हैं वो भी बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है, ठीक है। बालाथल के बाद में जो आगे वाला प्रमुख सभ्यता स्थल है वह कौन सा है, नगरी सभ्यता स्थल, ठीक है ना। अब देखिए ये जो नगरी सभ्यता स्थल है ये नगरी सभ्यता स्थल कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का ये प्राचीन नाम ही था नगरी, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी, बेड़च नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बेड़च नदी है इसके किनारे स्थित है ये नगरी सभ्यता स्थल। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम नगरी था भैया। यहां पर क्या है कि प्राचीन काल के अंदर है जो सीवी जाति है उस सीवी जाति का शासन क्षेत्र था और सीवी जाति की ये राजधानी हुआ करती थी नगरी, ठीक है ना। और
चित्तौड़गढ़ उस समय नहीं था, बस नगरी के नाम से ही इसे संबोधित किया जाता था। आगे अपने देखेंगे, देखो इसके अंदर ही है। तो ये जो बालाथल सॉरी नगरी जो सभ्यता स्थल है, ये बेड़स नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1904 ईस्वी में हुई थी। ये 1986 है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1904। ये ऑपरेटर की मिस्टेक है। तो 1904 ईस्वी के अंदर है वह इस नगरी सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। ठीक है ना। कब हुई नगरी सभ्यता स्थल की खोज? 1904 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई? D.R. भंडारकर द्वारा है वो इसकी खोज की गई। 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा इसकी खोज की गई। और देखिए सबसे खास बात यह है कि यह राजस्थान में खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल है। नगरी जो है, यह नगरी राजस्थान में खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल है। ठीक है ना। और प्राचीन काल में नगरी को देखिए, प्राचीन काल में नगरी सीवी जनपद की राजधानी थी। ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता था? मध्यमिका या मजरिका के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में नगरी को क्या कहते थे? मध्यमिका या मजरिका। और यह सीवी जनपद की देखो राजधानी थी। और यहां से हमें सीवी जनपद कालीन सिक्के भी प्राप्त होते हैं। और सीवी जनपद काल के जो सिक्के हैं उनके अलावा यहां से हमें चक्राकार कुओं की भी प्राप्ति होती है। रिंग वेल जिन्हें बोला जाता है, चक्राकार कुएं। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर अंग्रेजी में नाम आ जाता है ना। जैसे पीछे राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगा था, तो राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था अपने राजस्थान का कौन सा किला है वह एंजल पहाड़ी पर स्थित है। जैसे जयगढ़ का किला है ना, चील का टीला नामक पहाड़ी पर, तो वहां पर स्थित है। तो उसी प्रकार से क्या है कि इंग्लिश के अंदर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो चक्राकार कुएं यानी रिंग वेल्स की प्राप्ति जो है वो कौन से सभ्यता स्थल से होती है? नगरी सभ्यता स्थल से होती है। ठीक है। अब आगे वाला सभ्यता स्थल देखिए। आगे वाला है अपने रेड सभ्यता स्थल। देखिए रेड जो सभ्यता स्थल है यह ढील नदी के किनारे निवाई तहसील टोंक के अंदर स्थित है। रेड कहां पर है? तो रेड सभ्यता स्थल है, ये स्थित है भैया टोंक में। ठीक है ना। और इसको याद रखना, इसका एक कारण बताऊंगा मैं आपको अभी। सबसे पहले देखिए, ये जो रेड सभ्यता स्थल है, इस रेड सभ्यता स्थल की खोज, इसकी खोज सन 1938 से 40 ईस्वी के मध्य में केदारनाथ पुरी के द्वारा की गई। और केदारनाथ पुरी है, इन्होंने ही यह जो रेड सभ्यता स्थल है इसका उत्खनन कार्य किया था। ठीक है ना। यही इसके खोजकर्ता थे और यही इसके उत्खनन करता थे। देखिए यहां से रेड सभ्यता स्थल है, यहां से हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। यानी एशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर है वह रेड से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस कारण से रेड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड जो सभ्यता स्थल है इसी को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब मैं जो आपको बात बताने वाला था वो ये है कि भैया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपने को पता है किसको कहा जाता है, रेड को कहा जाता है। परंतु कई बार बता रहा हूं एग्जाम में पूछा जा चुका है और रेड है वह ऑप्शन में नहीं आता है, तो फिर क्या आता है? रेड के स्थान पर ऑप्शन में आता है टोंक। ठीक है ना। तो भैया जब रेड ऑप्शन में न हो तो अपने को क्या करना होगा? टोंक है वो सही करना होगा। यानी टोंक जो सभ्यता स्थल है इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है ना। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर मिला है ना, इन सिक्कों के ढेर में हमें
देखिए मालवा जनपद के सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं, इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं, इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त होते हैं और पंचमारक शैली के सिक्के हैं वो भी प्राप्त होते हैं। यानी कई कालक्रम के जो सिक्के हैं वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों के अलावा यहाँ से 115 घेरदार कुएं हैं वह भी प्राप्त होते हैं। 115 घेरदार कुएं हैं वो भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, रेड से। तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। और रेड के बाद में अपन आगे वाला सभ्यता स्थल पढ़ते हैं, कौन सा? तिलवाड़ा सभ्यता स्थल। तिलवाड़ा, यह जो तिलवाड़ा सभ्यता स्थल है यह लूणी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। तिलवाड़ा कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और तिलवाड़ा वैसे भी एक क्या है? धार्मिक स्थल है, इसलिए भी ये तिलवाड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहां से हमें उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और जिसमें जो सर्वाधिक प्रमाण है वो किसके मिले हैं? शिकार के प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसकी खुदाई का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा इसकी खुदाई का यानी उत्खनन का कार्य किया गया था। अब देखिए आगे वाला जो सभ्यता स्थल है वो है भैया नौह सभ्यता स्थल। काफी प्रसिद्ध रहा है नौह सभ्यता स्थल। और कहां पर है नौ जो सभ्यता स्थल है? ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कौन सी नदी? रूपारेल जो नदी है उस रूपारेल नदी के किनारे स्थित है, जिसे भरतपुर की कई लोग लाइफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है नौह सभ्यता स्थल। और इस सभ्यता स्थल की खोज है वह 1963-64 ईस्वी के अंदर आर.सी. अग्रवाल द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल ने, ठीक है नहीं, यानी रतन चंद्र अग्रवाल है, इन्होंने इसकी खोज की 1963-64 ईस्वी में। और इनके द्वारा ही नौह सभ्यता स्थल है इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहां से हमें 1.5 मीटर यक्ष प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा जाखम बाबा के नाम से या जाख बाबा के नाम से पूजा की जाती है, ठीक है ना। ये आ जाए ना एग्जाम में कि भैया अच्छा प्रश्न है, पीछे आया हुआ भी है कि जाख बाबा या जाखम बाबा की जो प्रतिमा है वो कहां से मिली है? नौह सभ्यता स्थल से हमें जाखम बाबा या जाख बाबा की प्रतिमा है वो प्राप्त होती है। और अब दिमाग में एक प्रश्न ये चल रहा है, ये यक्ष क्या होता है? कोई भूत प्रेत होता है या क्या होता है? देखिए इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि भारत में यक्ष यक्षिणियों की जो पूजा है वह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है ना। और इसकी पूजा प्रारंभ, यक्ष यक्षिणियों की पूजा है वो प्रारंभ होती है किस काल में? जो मौर्य काल है, उस मौर्य काल के अंदर है वह यक्ष यक्षिणी की पूजा प्रारंभ होती है। कौन से काल में यक्ष यक्षिणी की पूजा प्रारंभ हुई? मौर्य काल में। अच्छा प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री का, मौर्य काल के अंदर प्रारंभ हुई। तो यक्ष यक्षिणी ये कौन होते थे, क्यों इनकी पूजा की जाती थी? तो यक्ष यक्षिणी जो है यह उर्वरा के देवता होते थे। उर्वरा से तात्पर्य क्या हुआ? उर्वरा का मतलब समझे ना, यक्ष यक्षिणियों की पूजा क्यों की जाती? उर्वरा के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। और उर्वरा से तात्पर्य क्या हुआ? उर्वरा का मतलब हो गया भूमि के उपजाऊपन से, है ना। तो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए उर्वरा का मतलब क्या होता है? उपजाऊपन। अपन कहते हैं ना कई बार स्थानीय लैंग्वेज में भी अपन बोलते हैं कि भैया उस फलानी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो गई है ना।
तो उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन से है। तो उपजाऊपन के यानी उर्वरा के देवी देवता के रूप में यक्ष यक्षिणी की पूजा की जाती थी। और यहाँ पर जो भरतपुर क्षेत्र में है वो यक्ष, जिस यक्ष की प्रतिमा मिली है उसको जाखम बाबा या जाक बाबा के नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा 9 से हमें महाभारत से लेकर शक सातवाहन तक की संस्कृतियों के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। यानी एक लंबे समय तक विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उसके प्रमाण है वह 9 सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ से 9 जो सभ्यता स्थल है यहाँ से हमें पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और वो भी किस पर, एक मर्द भांड पर, यानी मिट्टी के बर्तन है। मर्द भांड का मतलब क्या हो गया, पीछे पड़ा था मिट्टी के बर्तन, तो एक मिट्टी के बर्तन पर यानी मर्द भांड पर स्वास्तिक का चिन्ह है वो भी प्राप्त होता है। और स्वास्तिक का चिन्ह आपको बताया था इससे पहले की क्लास में, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में, अपनी भाषा में साखियो बोला। यो लो जी साखियो, ठीक है नहीं, अरे यो ही हुआ है स्वास्तिक। अब आगे चलो, अब आगे वाला जो सभ्यता स्थल है वह कौन सा है, आगे वाला है रंग महल सभ्यता स्थल। कौन सा सभ्यता स्थल, रंग महल सभ्यता स्थल। अब देखिए यह जो रंग महल सभ्यता स्थल है ये कहां पर है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। वैसे ये रंग महल है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पर आता है, ठीक है ना, तो कई जगह आपको गंगानगर भी मिल जाएगा। तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है रंग महल सभ्यता स्थल। और कौन सी नदी, बस वही नदी सरस्वती नदी, या फिर अपन कह सकते हैं इसे, ये तो प्राचीन काल में सरस्वती कहलाती थी और वर्तमान में अपन इसे क्या बोलते हैं, घग्गर नदी। तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो घग्गर नदी बहती है उसी घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये रंग महल सभ्यता स्थल। और इसकी जो खोज है, यहां से इसकी खोज से भैया प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। 1952 से 54 ईस्वी के मध्य स्वीडन दल के डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में इसकी खोज और इसकी उत्खनन है उसका कार्य किया गया था। उत्खनन का कार्य भी इसी स्वीडन दल ने किया और इसकी खोज का कार्य है वह भी इसी स्वीडन दल के द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज और उत्खनन का कार्य है वह डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में हुआ। ये नाम याद रखना, कुछ इस प्रकार के जो अटपटे नाम होते हैं ना, यहां से ही प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो रंग महल जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें पाषाण कालीन सामग्री की प्राप्ति होती है और ताम्र युगीन जो सामग्री है उसके प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। यानी ताम्रकालीन जो सामग्री है उसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ताम्र युगीन सामग्री। और पाषाण युगीन जो सामग्री है उसके प्रमाण भी यहां से प्राप्त होते हैं। इनमें देखिए एक तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति है वो कहां से मिली है, रंग महल से। अच्छा, इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात कि रंग महल जो सभ्यता स्थल है यहां से हमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की मूंछों युक्त प्रतिमा प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा कौन सी है, मूंछों की बात तो बाद में करेंगे। तो गोवर्धनधारी प्रतिमा आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने अपनी चिटली अंगुली पर जो पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत है उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर भगवान ने उठा लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण की वह जो प्रतिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूरे पर्वत को ही किस पर, अपनी अंगुली पर उठा लिया था, उसको क्या कहा जाता है, गोवर्धनधारी प्रतिमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रतिमा
वह है श्री भगवान कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा। अब इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो भी प्रतिमा है उनमें देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के एकदम क्लीन शेव है ना, दाढ़ी मूछ नहीं है। परंतु रंग महल जो सभ्यता स्थल है, इस रंग महल सभ्यता स्थल से हमें भगवान श्री कृष्ण की मूछों युक्त प्रतिमा है वो प्राप्त होती है, यानी भगवान की बड़ी बड़ी मूछें हैं, है ना। तो ऐसी प्राचीन कालीन एकमात्र ये प्रतिमा है जिसमें भगवान के क्या है, मूछें हैं। इसके अलावा यहां से हमें गुप्त एवं कुषाण कालीन सिक्कों की प्राप्ति होती है, और कितने 105 सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं गुप्त कुषाण काल के। आगे चलते हैं। अब देखो, ये है तो आपने दूसरे पार्ट में जो प्रमुख सभ्यता स्थल है उनका अध्ययन किया। सेकंड पार्ट में जो बड़े वाले सभ्यता स्थल है वो हो गए। अब कुछ एक जो राजस्थान के जो सभ्यता स्थल है, छोटे वाले जो सभ्यता स्थल है, उनके नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई फलाना जो सभ्यता स्थल है वह कहाँ पर स्थित है, वह सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, और इनके क्या है एक आधे क्वेश्चन है, वह भी जो इनकी विशेषता होती है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपन छोटे वाले जो सभ्यता स्थल है राजस्थान के, यानी अन्य जो सभ्यता स्थल है वो पढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है सभ्यता स्थल, क्योंकि कई बार ये नहीं कि पूरे बड़े वाले सभ्यता स्थल अपन पढ़ ले और उसके बीच से एक भी प्रश्न न आए, और इन छोटे वाले जो एक सभ्यता स्थल है यहां से कोई सा भी प्रश्न उठाकर दे दिया। भीनमाल सभ्यता स्थल जो कहां पर, जालोर में स्थित है। आपको पता ही है कि जालोर का प्राचीन नाम था भीनमाल, और यहां से हमें रोमन एम्पोरा की प्राप्ति होती है। प्रश्न बन गया ना, बस ये सीधे से प्रश्न ही बता रहा हूं आपको। प्रत्येक सभ्यता स्थल स्थान का पूछे तो भैया स्थान है ही है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर से जो प्रश्न बनता है वो, तो रोमन एम्पोरा क्या होता है यही दिमाग में बात आई सबसे पहले। रोमन एम्पोरा क्या होता है कि रोम का जो क्षेत्र है, यानी रोमन साम्राज्य है, उसके अंदर शराब के प्याले होते थे इस प्रकार से। ये जो शराब का प्याला होता था इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे, तो दोनों तरफ हत्थे लगे हुए जो शराब के प्याले थे ना, उन्हीं शराब के प्यालों को क्या कहा गया है, रोमन एम्पोरा कहा गया है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो रोमन एम्पोरा की प्राप्ति कहां से होती है, भीनमाल से। मंडोर सभ्यता स्थल ये कहां पर है, जालोर के अंदर है, और यहां से हमें रावण की चंवरी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मंडोर जो सभ्यता स्थल है, यानी मंडोर जो स्थान है राजस्थान में, ये मंडोर रावण का ससुराल रहा है, क्योंकि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, यह मंडोर की राजकुमारी थी। तो मंडोर के लोग हैं वह एक, देखो कल्चर से जुड़ा हुआ अच्छा प्रश्न है कि मंडोर है यहाँ के वासी दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दशहरे को शोक दिवस के रूप में, क्योंकि दशहरे के दिन रावण का वध किया था भगवान ने, और ये मंडोर है ये रावण का ससुराल था। तो इस कारण से अपने जमाता के, जमाता यानी जवाई है उसके, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं दशहरे को। ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये रावण का ससुराल था मंडोर, और यहां से हमें देखो रावण की चंवरी है वह प्राप्त होती है। चंवरी जानते हो ना भैया, शादी के समय जो हवन कुंड है उस हवन कुंड का निर्माण किया जाता है, और वर वधु जो है वो वर वधु उसी हवन कुंड के चारों ओर है वो 7 फेरे लेते हैं, ठीक है ना। उसी हवन कुंड को क्या कहा जाता है, चंवरी कहा जाता है। अग्नि को साक्षी मान करके वर वधु द्वारा है वो इसके चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं चंवरी। जो शादीशुदा है उनको पता है, ठीक है, और जो कंवारे हैं उनको पता नहीं है। इसके अलावा यहां से 33 करोड़ देवी देवताओं की चादर प्राप्त होती है।
33 करोड़ देवी देवताओं की चादर है वो यहाँ से मिली है मंडोर से। कल्चर के अंदर एक प्रश्न आता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो कहाँ पर स्थित है। साल का मतलब क्या होता है, साल का मतलब मारवाड़ी भाषा में अपन जो छोटा कमरा होता है ना, उस कमरे को बोलते हैं साल, और वैसे प्योर मारवाड़ी में इसको बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं, साड़ है, ऐसे अड़ा लिखा जाता है, साड़। ठीक है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल यानी साड़ कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। और अगर आपसे पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो कहां पर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये दो है प्रश्न। तो मंदिर है अपने बीकानेर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, याद रखना भैया, कल्चर का अच्छा प्रश्न है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वह तो स्थित है मंडोर में, मंडोर जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वह स्थित है बीकानेर में। साल कहां पर, मंडोर में, मंदिर बीकानेर में। आगे वाला सभ्यता स्थल है गिलुंड सभ्यता स्थल जो राजसमंद में स्थित है, और यहां से हमें क्रीम रंग के मर्द भांड है वो प्राप्त होते हैं। किस सभ्यता स्थल से हमें क्रीम रंग के मर्द भांड प्राप्त होते हैं, गिलुंड सभ्यता स्थल से क्रीम रंग के मर्द भांड है वो प्राप्त होते हैं। तो और लगभग यही पूछा जाता है गिलुंड कहां पर है, तो गिलुंड सभ्यता स्थल कहां पर है, राजसमंद में। उसके बाद में है सुनारी। तो सुनारी सभ्यता स्थल है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पर है, झुंझुनू के अंदर स्थित है सुनारी सभ्यता स्थल। और यहां से हमें भैया लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त होती है, ठीक है ना, और लोहे का प्याला भी मिला है। तो इसका मतलब सुनारी है वो किस युग में आता है, सुनारी लोहा युगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। लोहा युगीन सभ्यता स्थल है ये, लोहा युग में आता है। और यहां पर जो लोहे का प्याला मिला है, ये प्याला भैया ऐसा प्याला है वो संपूर्ण भारत में अन्यत्र सुनारी के अलावा कहीं प्राप्त नहीं होता है। संपूर्ण भारत में ये सबसे प्राचीन, राजस्थान नहीं पूरे भारत में सबसे प्राचीन लोहे का प्याला है। याद रखना। इसके अलावा देखो गुरारा सभ्यता स्थल, ये स्थित है अपने सीकर में। और गुरारा जो सभ्यता स्थल है ये सीकर के अंदर स्थित है, और यहां से हमें 2500 से अधिक चांदी के पंचमारक सिक्कों की प्राप्ति होती है। 2500 से अधिक यानी एक बड़ा ढेर है वो पंचमारक सिक्कों का मिला है, ठीक है ना। पंचमारक शैली के हैं ये सिक्के, और कौन सी धातु के निर्मित है, चांदी से निर्मित है। और आगे वाला सभ्यता स्थल है बयाना, और बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। और देखिए यहां से हमें बयाना से गुप्तकालीन सिक्के तो प्राप्त होते ही है, ठीक है, और गुप्तकालीन सिक्कों के अलावा नील की खेती के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो बयाना से प्राप्त होते हैं। अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, नील की खेती के जो प्राचीन साक्ष्य है वह कहां से प्राप्त होते हैं। नील की खेती के प्राचीन साक्ष्य है वह हमें बयाना से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो जोधपुरा सभ्यता स्थल। अच्छा देखो जोधपुरा है भैया, ये जयपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर नहीं है, जोधपुरा। तो जोधपुरा सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है, और यहां से हमें लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त होती है। इसके अलावा हाथी दांत के प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं, लोहे गलाने की भट्टियां और हाथी दांत के प्रमाण। दूसरा है गरदड़ा सभ्यता स्थल, और गरदड़ा सभ्यता स्थल है बूंदी में, और यहां से हमें ब्राइड रॉक पेंटिंग अर्थात शैल चित्र है उनकी प्राप्ति होती है। शैल चित्र क्या हो गया, शैल चित्र का मतलब क्या हुआ, या शैल चित्र किसे कहा जाता है, जो चट्टान होती है
चट्टानों पर जो पाषाण काल है, आदिम युग है, उन काल में आदि मानव है, वह क्या करता था, चट्टानों पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए चित्र बनाता था। तो यहां से हमें गर्दड़ा जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें चट्टानों पर चित्रों की यानी शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा किरोड़ोत सभ्यता स्थल है। यह जो किरोड़ोत सभ्यता स्थल है वो जयपुर के अंदर स्थित है और यहां से देखिए मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल के समान कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त होती है। कहां से? किरोड़ोत सभ्यता स्थल से। और ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया किरोड़ोत जो सभ्यता स्थल है, सॉरी, राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से हमें कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली है? किरोड़ोत सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो के समान है, उसी एंगल के अंदर है। और मोहनजोदड़ो में जो कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली थी ना, उसने टोटल 28 चूड़ियां पहनी हुई थी दोनों हाथों में। और सेम उसी सिचुएशन में किरोड़ोत सभ्यता स्थल है, यहां से जो कांस्य नर्तकी मिली है उसके भी दोनों हाथों में 28 चूड़ियां हैं वो पहनी हुई है। मोहनजोदड़ो वाली जो कांस्य नर्तकी है उसके समान ही 28 चूड़ियां हैं वो किरोड़ोत जो सभ्यता स्थल है यहां से मिली नर्तकी के हाथों में पहनी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद है नैनवा, ये बूंदी के अंदर है और यहां से हमें महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है ना, प्राचीनतम महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है। मलाह सभ्यता स्थल, यहां से हमें तांबे का हारपून प्राप्त होता है। हारपून भैया मतलब क्या हुआ? हारपून, ये हारपून एक तरह से तांबे का बना होता है, मछली पकड़ने का भाला होता है। ये मछली पकड़ने का भाला। ये होता है हारपून। समझ गए किसे कहते हैं हारपून? और ये कैसा होता है? देखिए, ये क्या होता है कि भैया इस प्रकार से कोई लकड़ी ली जाती है और उस लकड़ी के आगे है, आगे के सिरे पर एक बहुत ही नुकीला इस प्रकार से तांबे का बना हुआ तीर नुमा आकृति का बांध दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? ये हारपून कहा जाता है। समझ गए ना? इसे हारपून कहते हैं। आगे नुकीला बांध दिया जाता है इसको और फिर क्या है कि नदी के अंदर मछली जैसे ही दिखाई देती है उसके ऊपर फेंका जाता है और ये मछली है वो इसके अंदर फंस जाती है। इसको बोलते हैं हारपून। एक है ओला सभ्यता स्थल जो जैसलमेर के अंदर है, यहां से हमें पाषाण कुल्हाड़ी की प्राप्ति होती है। पत्थर की कुल्हाड़ी है वो मिली है यहां से। इसके अलावा देखिए ओजियाना जो सभ्यता स्थल है ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। यहां से हमें गाय की मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता में देख लो, चाहे पूरी सिंधु सभ्यता में गाय की मूर्ति कहीं नहीं मिली है और राजस्थान के भी सिंधु सभ्यता के, पाषाण युग के, ताम्र युग के किसी भी सभ्यता स्थल से हमें गाय की प्रतिमा है वो प्राप्त नहीं होती है। एकमात्र ओजियाना जो सभ्यता स्थल है यहां से हमें गाय की मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां है वो प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए आगे वाला छोटा सा सभ्यता स्थल है सोंथी सभ्यता स्थल और ये जो सोंथी सभ्यता स्थल है ये सोंथी सभ्यता स्थल बीकानेर के अंदर स्थित है। और देखिए इसकी खोज कालीबंगा के खोजकर्ता श्रीमान
कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। तो अमलानंद घोष के द्वारा ही इस सोंथी सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। ठीक है ना। और उसी समय कालीबंगा के टाइम पीरियड के दौरान ही हुई है। उसकी 52-53 में हुई थी। इसकी सोंथी सभ्यता स्थल है, इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और इसको देखो भैया, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है और श्रीमान अमलानंद घोष ने ही इसे सोंथी सभ्यता स्थल को नाम दिया है, ये कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम नाम किसने दिया है? अमलानंद घोष ने नाम दिया है। ठीक है ना। एक है बांका गांव, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और यहां से हमें आदि मानव काल की एक गुफा मिलती है, वो भी अलंकृत गुफा। वो भी गुफा कैसी मिलती है? अलंकृत गुफा की प्राप्ति होती है बांका गांव से, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अलंकृत गुफा का मतलब समझ गए ना? अलंकृत गुफा का मतलब हो गया, ये जो गुफा है, इस गुफा के अंदर अलंकरण यानी चित्र आदि बने हुए हैं इस प्रकार से। उसे सजाया गया है, अलंकृत किया गया है अंदर से। ठीक है, तो अलंकृत गुफा मिलती है। इसके अलावा सांवलिया व पुगल सभ्यता स्थल जो बीकानेर के अंदर स्थित है। खानपुरा सभ्यता स्थल ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। चंद्रावती और जो सभ्यता स्थल है ये सिरोही के अंदर स्थित है। जायल है, यह नागौर में है। दर सभ्यता स्थल भरतपुर में है। ईसवाल ये उदयपुर के अंदर है। और कोटड़ा जो सभ्यता स्थल है यह झालावाड़ के अंदर स्थित है। और इसके साथ अपने राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यता स्थल का टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान के ये जो सभ्यता स्थल जो आज की क्लास में अपन ने पढ़े हैं, यह है भैया ऑल ओवर कंपटीशन एग्जाम जो आरपीसी की है, अधीनस्थ बोर्ड की है, उनमें काम आने वाले हैं। राजस्थान पुलिस है उसके अंदर, रिट के अंदर, पटवार के अंदर है। ये सभ्यता स्थल बड़े महत्वपूर्ण है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।